अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेशा खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जल्द नंबर 5 कब्र की बेटी। मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 4। मिशकाली ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, ना मैं तुम्हें बता सकती हूँ, इसलिए आइंदा मुझसे ऐसे सवाल मत करना। अच्छा अब मैं जाती हूँ, हो सकता है मुझे रात हो जाए, तुम परेशान ना होना। ये कहकर मिशकाली कमरा खोलकर बाहर निकल गई। मिशकाली के जाने के बाद इमरान उठकर बाथरूम में चला गया। वहाँ इसने हाथ मुंह धोया और पलंग पर बैठ के सोचने लगा कि इसे कालिदास की बहन का आज ही सुराग लगाना चाहिए। इसने जेब से वो पर्ची निकाली जिस पर कालिदास मुआरफत राजकुमारी 12 चरनी रोड मुंबई शहर लिखा था। इमरान के पास सिर्फ एक कमांडो चाकू ही था। वो चाकू इसके कोट के अंदर वाली जेब में था। इसने कमरे को ताला लगाया और होटल से बाहर आ गया। यहाँ इसने एक टैक्सी ली। इसे चरनी रोड चलने के लिए कहा। इमरान ने बेहतरीन सूट पहन रखा था, सर पर हैट था। वो इतनी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। चरनी रोड पहुंचकर इमरान ने टैक्सी छोड़ दी और पूछते पूछते एक फ्लैट के सामने आके रुक गया। बाहर नंबर प्लेट पर राजकुमारी 12 चरनी रोड लिखा था। इमरान ने दरवाजे पर लगा हुआ बटन दबाया। घंटी बजी। थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी ने दरवाजा खोला। इमरान ने कहा, बहन जी से कहो कालिदास का दोस्त प्रकाश आया है। नौकरानी अंदर चली गई। फौरन ही एक तेज चमकीली आंखों वाली हिंदू औरत आई जिसने नीली साड़ी पहनी थी। इसने इमरान से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। वो इमरान को एक कमरे में ले गई। अंदर जाते ही औरत ने कहा, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? इमरान ने हेड उतार कर मेज पर रखा और बोला, नहीं मैं बड़ी एहतियात और होशियारी से यहाँ आया हूँ। औरत ने कहा, मैं कालिदास की बहन राजकुमारी हूँ, क्या तुम मुझे कोड लफ्ज बता सकते हो? इमरान को वो कोड लफ्ज अभी तक याद थे जो हिंदुस्तानी जासूस रघु और गोपाल बोलते थे। इमरान ने कहा, हरे रामा हरे कृष्णा, जय हनुमान जी। राजकुमारी मुस्कुराई, कहने लगी, कालिदास कहाँ है? इमरान बोला, वो पाकिस्तान में ही बमों के धमाके कर रहा है, मैं खास काम से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया हूँ। राजकुमारी बोली, प्रकाश अगर चाहिए हमारा अपना मुल्क है, मगर हमारा मिशन बड़ा नाजुक है। यहाँ भी पाकिस्तान के जासूस फिरते हैं, हमें उनकी नजरों से छुप कर रहना होता है। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगी कि अगर आइंदा मेरे पास आना हो तो रात के अंधेरे में आना। इमरान कहने लगा, राजकुमारी अभी शाम का अंधेरा हो गया है। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, आइंदा रात 12 बजे के बाद आना। अगर बहुत जरूरी काम हो तो मुझे कोड लफ्जों में फोन कर देना। फिर राजकुमारी ने इमरान को अपना खुफिया फोन नंबर दिया। इसके बाद वो चाय और पकौड़े ले आई। चाय बनाते राजकुमारी ने इमरान से पूछा, प्रकाश, रघु, गोपाल और कालिदास तो पाकिस्तान में ठीक ठाक है ना? इस हिंदू जासूस औरत को कुछ मालूम नहीं था कि रघु और कालिदास को कत्ल कर दिया गया है, सिर्फ गोपाल जिंदा है जिसके पीछे रेहान लगा है। इमरान बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में अपना काम बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं। राजकुमारी ने पूछा, तुम यहाँ कहाँ ठहरे हो? इमरान ने जल्दी से कहा, राजकुमारी मुझे अफसोस है कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। तुम जानती हो कि मामला हमारे मिशन की सिक्योरिटी का है और ये बात हमें किसी को भी बताने की इजाजत नहीं। ख्वामखा अपना वक्त न जाया करो। मैं किसी को ये बात नहीं बता सकता, ख्वाह वो अपना आदमी ही क्यों ना हो। राजकुमारी मुस्कुराने लगी, ठीक है प्रकाश, मैं इस उसूल को भूल गई थी। क्या तुम मुझे भी ये नहीं बताओगे कि तुम किस मिशन पर आए हो? क्या तुम अपने बॉस जेडी से नहीं मिले अभी तक? इमरान को पहली बार मालूम हुआ कि इनके बॉस का नाम जेडी है, जो इन सब तकरीबकारों का सरगना है। इमरान ने गर्दन खुजाकर कहा, नहीं अभी मुलाकात नहीं हुई, मगर मैं बहुत जल्द उनसे मिलने वाला हूँ। राजकुमारी चाय की प्याली रखकर बोली, मैं इसे फोन करके तुम्हारे बारे में बता देती हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें आज ही जेडी से मिलना चाहिए, क्योंकि जेडी कुछ आदमियों को 2 रोज बाद पाकिस्तान भेजने वाला है। इमरान चौंका न हो गया। अगर इस गिरोह का चीफ जेडी पाकिस्तान में नए तरबियत याफ्ता तकरीबकार भेजने वाला है तो इससे मिलना चाहिए ताकि इन तकरीबकारों को मुंबई में ही खत्म किया जाए। मगर इमरान को ये मालूम ना था कि जेडी का ठिकाना कहाँ है। वो राजकुमारी से बराह रास्त पूछ भी नहीं सकता था, इसका पता मालूम करना जरूरी था। इमरान ने कहा, मैं आज ही जेडी से मिल लेता हूँ, तुम इसे फोन कर दो कि पाकिस्तान से नंबर 2 आया है। इमरान को मालूम था कि कालिदास किसी तकरीब का नंबर 2 का जिक्र किया करता था जो पाकिस्तान में रहकर इंडिया के लिए जासूसी करता था। राजकुमारी ने इसी वक्त खुफिया नंबर मिलाए। जेडी के सेक्रेटरी को कोड अल्फाज में बताया कि पाकिस्तान से अपना आदमी नंबर 2 आया है, वो जेडी से मिलने को आ रहा है। राजकुमारी ने फोन किया और इमरान की तरफ देखकर बोली, प्रकाश अब तुम जेडी से जाकर मिल सकते हो। इमरान कहने लगा, राजकुमारी जेडी का वही पुराना ठिकाना है या इसने बदल लिया? इमरान ये मालूम करना चाहता था कि राजकुमारी इसको कौन सा ठिकाना बताती है। राजकुमारी ने कहा, नहीं वही चर्च गेट वाला पुराना ठिकाना है, तुम्हें तो मालूम होगा, चर्च गेट के स्टेशन के पीछे कब्रिस्तान किनारे पुरानी कोठी। इमरान ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। इमरान ने पता ज़हन में अच्छी तरह याद कर लिया। थोड़ी देर वो राजकुमारी के पास बैठा बातें करता रहा, फिर इजाजत लेकर उठा और टैक्सी पकड़कर चर्च गेट के इलाके की तरफ रवाना हुआ। चर्च गेट पहुंचते पहुंचते रात हो गई। इमरान टैक्सी में पिछली सीट पर बैठा अपने ख्यालों में गुम था। टैक्सी चर्च गेट के रेलवे स्टेशन के बाहर आकर रुक गई। ये मुंबई का लोकल स्टेशन था। इमरान स्टेशन के पीछे आ गया। यहाँ अंग्रेजों का एक कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चलता गया। कब्रिस्तान के अकब में से एक शिकस्ता
एक मंजिला पुरानी कोठी नजर आई। बाहर और अंदर कोई रोशनी न थी। दूर से देखने पर ये कोठी भूतों की कोठी लगती थी, मगर राजकुमारी गलत पता नहीं बता सकती थी। यकीनन जेडी यही रहता था। इमरान ने सोचा कोठी के गेट के पास आकर रुक जाना चाहिए। फिर इसने देखा कोठी के गेट के एक तरफ एक आदमी बाहर निकलकर इमरान के सामने आया। इसके हाथ में स्टेन गन थी। इसने इमरान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन हो तुम? इमरान ने कोड लफ्ज बोले तो आदमी पीछे हट गया और बोला, ओके सर, अंदर चले जाओ, बॉस जेडी तुम्हारा मुंतजर है। इमरान इर्द गिर्द का जायजा लेता अंधेरे में कोठी के बरामदे की तरफ बढ़ा। समंदर में ठंडी लाश। इमरान वीरान कोठी के अंदर दाखिल हुआ तो एक आदमी सामने आया। इसके हाथ में स्टेन गन थी। इसने गहरी आवाज से कहा, नंबर 2। इमरान ने कहा, यस नंबर 2, मेरे साथ आओ। ये कहकर आदमी आगे चल पड़ा। इमरान इसके पीछे पीछे चल पड़ा। कोठी का यह हॉल कमरा वीरान और अंधेरे में डूबा था। वो आदमी इमरान को लेकर एक जगह से सीढ़ियां उतर गया। नीचे एक हॉल कमरा था जहां बत्तियां रोशन थी, कालीन बिछे थे, सोफे लगे थे, दीवारों पर पर्दे गिरे थे, मेज पर फल रखे थे, कोने में टेलीफोन पड़ा था। दरमियान में एक शानदार सोफे पर काले रंग का भारी भरकम आदमी हाथ में सिगार सुलगाए बैठा था, जिसका चेहरा करख्त था और सर के बाल घुंघराले थे। इसने सूट पहन रखा था। इमरान समझ गया कि यही इस गिरोह का चीफ जेडी हो सकता है। इमरान ने जाते ही इसे नमस्कार किया और कहा, क्या मैं अपने चीफ जेडी से मिल रहा हूँ? भारी भरकम आदमी जरा सा मुस्कुराया, सोफे से उठ के इमरान के पास आया। इमरान की आंखों में आंखें डाल दी। इसकी आंखों में जबरदस्त कशिश थी। इसने इमरान के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, तुम नंबर 2 हो? इमरान ने जल्दी से कहा, यस चीफ, मैं नंबर 2 हूँ। प्रकाश, मैं पाकिस्तान से रघु का पैगाम लेकर आया हूँ कि हमें नए तरबियत याफ्ता आदमियों की जरूरत है। चीफ जेडी ने ताली बजाई। 3 हट्टे कट्टे आदमी पर्दे के पीछे से निकले। इन्होंने हाथों में स्टेन गनें उठा रखी थी। चीफ जेडी ने इमरान से कहा, तुम्हारा नाम प्रकाश है ना? इमरान फौरन बोला, यस चीफ। चीफ जेडी बोला, इसका मतलब है तुम हिंदू हो? यस सर, मैं हिंदू हूँ। क्या आपको कोई शक है? चीफ इमरान ने कहा। चीफ जेडी मुस्कुराया, शक करने की क्या जरूरत, अभी मालूम हो जाता है तुम हिंदू हो या मुसलमान। फिर इसने अपने एक आदमी की तरफ देख के कहा, इसके कपड़े उतार कर देखो, ये मुसलमान है कि हिंदू। इमरान का रंग उड़ गया। वो फंस गया था, वहां से भाग भी नहीं सकता था। इसने ये सोचा भी ना था कि चीफ जेडी को इस पर शुबा हो जाएगा। वो कुछ घबरा गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, चीफ क्या तुम्हें मुझ पर शक है? भगवान जानता है मैं प्रकाश हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा कोड नंबर 2 है। चीफ जेडी ने गरज कर अपने आदमी से कहा, इसकी पतलून उतार दो। पतलून उतार दी गई तो फौरन पता चल गया कि इमरान हिंदू नहीं मुसलमान है। जेडी ने हुर्रा कर कहा, तुम जेडी को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही इत्तला मिल गई थी कि एक मुसलमान पाकिस्तानी जासूस नंबर 2 का भेस बदलकर इंडिया में दाखिल हुआ है और हमारे गिरोह का सुराग लगाने आया है। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस वक्त इमरान को 2 आदमियों ने पकड़कर इसकी तलाशी ली। इसकी जेब से 1000 रुपए की इंडियन करेंसी नोट और कमांडो चाकू अपने कब्जे में कर लिया। इमरान के दोनों हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए गए। चीफ जेडी ने इमरान की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब जबकि तुम्हारा भेद खुल गया है, तुम्हारी भलाई इसमें है कि मुझे ये बताओ, पाकिस्तान से तुम्हारे साथ कौन कौन से मुसलमान जासूस इंडिया में हमारे गिरोह को नुकसान पहुंचाने दाखिल हुए हैं? अगर तुम मुझे इन तमाम पाकिस्तानी जासूसों के नाम पते बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से पाकिस्तान जिंदा सलामत भेज दूंगा। इमरान का भेद वाकई खुल गया था। अब वो कोई बहाना नहीं बना सकता था। इसने दिल में कहा, क्या पूरी तरह सामने आ जाना चाहिए और बहादुरी और मर्दानगी से काम लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। अब इन लोगों को बता देना चाहिए कि पाकिस्तानी मुहिब वतन होता है, वो बहादुर होता है और दुश्मन के सामने कभी नहीं घबराता। वो अपनी जान दे सकता है मगर दुश्मन को कुछ नहीं बताता। इमरान ने गहरा सांस लिया और चीफ जेडी की तरफ देखकर बोला, चीफ एक बात मेरी अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो, अगर तुम मेरे जिस्म के टुकड़े करके समंदर की मछलियों के आगे फेंक दो तब भी मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ कौन है। इसने अपने आदमी को इशारा किया। एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा। इसने इमरान को कालीन पर से उठा लिया और इसका गला दबाने लगा। इमरान का सांस रुक गया। इसकी आंखें बाहर निकल आई। हट्टा कट्टा आदमी बराबर इमरान का गला दबा रहा था। इमरान की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। फिर अंधेरा छा गया। इसके बाद इसे कुछ होश ना रहा। वो बेहोश हो चुका था। इमरान को बेहोश देखकर चीफ जेडी ने हुक्म दिया, इसे काल कोठरी नंबर 7 में बंद कर दो। जब तक ये अपने दूसरे पाकिस्तानी साथी जासूसों के नाम पते नहीं बता देता इसे जिंदा रखा जाए। कल मैं खुद इससे पूछगछ करूंगा। इसको खाने पीने को कुछ ना देना। 2 आदमियों ने बेहोश इमरान को उठाकर प्लास्टिक के एक बड़े थैले में बंद किया। थैला उठाया और तहखाने के पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर रात के अंधेरे में गायब हो गए। रात के 11 बज रहे थे जब मिशकाली हाजी साहब के मजार से वापस आई। वो सीधी 3 स्टार होटल की 3री मंजिल पे आई। इमरान का कमरा बंद था। मिशकाली को कमरा खोलने के लिए चाबी की जरूरत न थी। इसने आंखें बंद करके ताले के सुराख पर उंगली रखी। दरवाजे को धकेला तो खुल गया। मिशकाली कमरे में गई। कमरा खाली। मिशकाली को ख्याल आया कि इमरान इसी काली दास की तलाश में गया होगा। मिशकाली ने कुछ देर इमरान का इंतजार किया। जब रात के 11:15 बज गए और इमरान वापस न आया तो मिशकाली को फिक्र हुई कि वो किसी मुश्किल में न हो।
مشکالی نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کی اور اپنی خاص طاقت سے کام لیتے مراقبے میں چلی گئی۔ وہ شہر کی فضا میں عمران کے جسم سے اٹھنے والی لہروں کو محسوس کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی رہنمائی میں پتہ کرے کہ عمران کس جگہ ہے، لیکن ممبئی شہر آج کے زمانے کا ایک جدید اور ماڈرن شہر تھا۔ وہاں کی فضا میں بجلی کے علاوہ کروڑوں ریڈیو سیٹ، ٹرانسمیٹر، لاکھوں ٹیلی ویژن سیٹوں کی الیکٹرانک لہریں گردش کر رہی تھی، بلکہ شہر کی فضا میں کافی بلندی تک ان ریڈیو اور وائرلیس رحلوں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ ان لہروں کی وجہ سے شہر کی فضا میں گڑبڑ تھی اور مشکالی کو عمران کے جسم کی لہروں کو تلاش کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ مشکالی نے آنکھیں کھول دی، وہ سمجھ گئی کہ فضا میں پھیلی ہوئی ریڈیائی لہریں اس کا رستہ روک رہی ہیں اور عمران کے جسم سے اٹھنے والی لہروں کو اس کے پاس آنے نہیں دیتی۔ مشکالی اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ مشکالی کے پاس عمران کا پتہ چلانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ وہ مراقبے میں جا کر عمران کے جسم کے لہروں کو محسوس کر کے اس کا سراغ لگا سکتی تھی، پر ایسا کرنے میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ مشکالی کی مراقبے کی طاقت اس کے کام نہیں آ رہی تھی۔ مشکالی پریشان ہوئی کہ اب وہ عمران کا پتہ کیسے چلائے۔ عمران خدا جانے کہاں ہوگا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہ فلم دیکھنے کسی سینما میں گیا ہو، لیکن جب رات کے 2 بج گئے اور عمران واپس ہوٹل نہ آیا تو مشکالی کو یقین ہو گیا کہ عمران کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس نے جلدی جلدی کمرے کی تلاشی لی۔ میز اور الماری کی درازوں میں کچھ نہ تھا۔ عمران نے وہ پرچی جس پر کالی داس کا پتہ لکھا ہوا تھا پھاڑ کر جلاتی تھی۔ مشکالی کو عمران کے بارے میں سخت تشویش تھی۔ وہ کمرے سے نکلی، ہوٹل سے باہر سڑک پر آئی تو خالی ٹیکسیاں کھڑی تھی۔ مشکالی کو کسی ٹیکسی کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے سنسان سڑک پر ایک طرف چلنا شروع کیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ ممبئی شہر کی سڑکیں خالی تھیں، کبھی کبھی کوئی گاڑی سڑک سے گزر جاتی۔ مشکالی کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ عام آدمیوں سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ وہ ایک قدم اٹھاتی تو 10 قدم آگے نکل جاتی۔ چلتے چلتے وہ اس علاقے میں نکل آئی جہاں ایک طرف سمندر کی لہریں دور آ کر کنارے کے بڑے پتھروں سے ٹکرا رہی تھیں، دوسری طرف خوبصورت کوٹھیاں بنی تھیں۔ ان کوٹھیوں میں لوگ گہری نیند سو رہے تھے، سوائے سمندر کی لہروں کی آواز کے ہر طرف خاموشی تھی۔ مشکالی سمندر کنارے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، ایک بار پھر مراقبے میں چلی گئی۔ عمران کی جسم کی لہروں کا سراغ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگرچہ اس وقت لوگوں کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سیٹ بند تھے، ان کی ریڈیائی لہریں بہت کم تھیں، اس کے باوجود بھی فضا میں بجلی اور وائرلیس کی لہروں کا ایک جال اسی طرح بچھا تھا۔ مشکالی کو ان سب سے عمران کے جسم سے اٹھنے والی لہروں کا پتہ چلانے میں دقت ہو رہی تھی۔ کسی وقت اسے عمران کے جسم کی ایک لہر کا احساس ہوتا، وہ اس پر دھیان لگاتی، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی طرف سے وائرلیس کی کوئی لہر آ کر اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتی۔ مشکالی ناکام ہو رہی تھی۔ مشکالی کو پہلی بار اس حقیقت کا پتہ چلا کہ کسی ماڈرن شہر کی فضا میں بجلی، ریڈیو اور وائرلیس اور ٹی وی کی لہروں کا ایک جال بچھا رہتا ہے۔ مشکالی نے مایوس ہو کے آنکھیں کھول دیں۔ وہ مراقبے سے اٹھ بیٹھی، سڑک کنارے آ کر فٹ پاتھ پہ چلنے لگی۔ چلتے چلتے کوٹھیاں ختم ہو گئیں، اب ویران علاقہ شروع ہوا۔ مشکالی کو ناریل کے درختوں کے اندھیرے میں ایک ایسی آواز آئی جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ یہ معلوم کرنے کہ یہ گھنٹیاں کیسی ہیں اور کیوں بج رہی ہیں، وہ اس طرف چل پڑی۔ درختوں کے نیچے اندھیرے میں مشکالی کو ایک ٹوٹا پھوٹا مندر نظر آیا۔ گھنٹیوں کی آواز اس مندر کے اندر سے آ رہی تھی۔ مشکالی نے سوچا ضرور اندر کوئی ہندو پجاری بدھ کی پوجا کر رہا ہوگا۔ وہ واپس مڑنے لگی۔ اس کے کانوں سے آواز کی ایک لہر ٹکرائی۔ اس لہر میں کسی عورت نے عمران کا نام لیا۔ مشکالی کے کان کھڑے ہو گئے، یہاں عمران کا نام کس نے لیا؟ اس کے ساتھ ہی مشکالی مندر کی طرف بڑھی۔ مندر کی سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ مشکالی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے غور سے سنا، اندر سے کسی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ عورت نے عمران کا نام لیا۔ مشکالی حیران ہوئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ مندر خالی تھا۔ مشکالی کو ایک جگہ دیوار کے نیچے نیلی روشنی باہر آتی محسوس ہوئی۔ وہ دیوار کے پاس آئی۔ نیلی روشنی دیوار کے نیچے ایک سرنگ سے آ رہی تھی۔ مشکالی سرنگ میں اتری۔ کیا دیکھتی ہے، اندر ایک نیچی چھت والی کوٹری ہے جس کی ایک دیوار کے ساتھ ایک عورت کا بت بنا ہے۔ عورت کے بت کے بال کھلے ہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ عورت کا باقی جسم پتھر کا ہے مگر چہرہ زندہ عورت کا۔ سامنے 2 آدمی پجاریوں کی طرح ہاتھ باندھے، سر جھکائے، 2 زانوں ادب سے بیٹھے ہیں۔ بت عورت کہہ رہی تھی، تم کو کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں بھارت ماتا کا کچھ خیال نہیں؟ ایک پجاری بولا، بھارت ماتا، ہم تیرے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس بت عورت کا نام بھارت ماتا تھا۔ یہ وہی بھارت ماتا تھی جس نے انڈیا کے پہاڑی علاقے میں عمران کی انگلی سے تھیوسان کی اصلی انگوٹھی نکال کر اس کی جگہ نکلی انگوٹھی ڈال دی تھی۔ بھارت ماتا نے گرجدار غصیلی آواز سے کہا، مجھے تمہاری گردنوں کی ضرورت ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہی پاکستانی جاسوس اب بھارت میں داخل ہو گیا ہے؟ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہنومان نے بتایا کہ ہمارے آدمیوں نے عمران کو پکڑ کر اندھی کال کوٹری میں پھینک دیا ہے جہاں وہ سسک کر دم توڑ دے گا۔ اب اس کا ساتھی بھی یہاں آئے گا، تمہیں اس کے ساتھی کو ڈھونڈ کر ہلاک کرنا ہے۔ مشکالی ستون کے پیچھے کھڑی بڑے غور سے بھارت ماتا کی یہ تقریر سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا یہ ڈراؤنی شکل والی عورت جو ایک بت ہے عمران کے بارے میں اتنا کچھ بتا دے گی۔ مشکالی کو اتنا پتہ چل گیا کہ عمران کو دشمن نے کسی کال کوٹری میں قید کر رکھا ہے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ کال کوٹری کہاں ہے۔ وہ وہیں ستون کے پیچھے کھڑی رہی۔ مشکالی کا خیال تھا اسے بھارت ماتا نہیں دیکھ سکے گی، چنانچہ وہ ستون کے پیچھے سے نکل کر ذرا قریب ہوئی کہ باتیں غور سے سن سکے۔ جو ہی مشکالی بھارت ماتا کے بت کے قریب گئی، بھارت ماتا بات کرتے کرتے رک گئی۔ بھارت ماتا نے مشکالی کو ستون کے پیچھے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، مگر اس نے انتہائی چلاکی سے کام لیا اور کسی پر ظاہر نہ ہوا کہ وہ مشکالی کو دیکھ رہی ہے۔ مشکالی کو تو شک بھی نہیں تھا کہ بھارت ماتا اسے دیکھ سکتی ہے۔ وہ ستون کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
भारत माता ने अपने पुजारियों से कहा, अब तुम लोग दूसरी कोठरी में चले जाओ और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। पुजारी गुंजाल, तुम जागते रहना। सर मुंडे पुजारी गुंजाल ने सर झुका लिया। जो हुक्म भारत माता। ये कहकर दोनों पुजारी उठकर एक दीवार के दरवाजे में से गुजरकर कोठरी में से चले गए। जब वहां भारत माता अकेली रह गई तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बंद आंखों की झिलमिली से मिशकाली को साफ देख रही थी। इसे मालूम था ये औरत 10,000 बरस से एक कब्र में बंद रहने के बाद आज के जमाने में आई है और इमरान की तलाश में निकली है, और सिवाय इमरान के किसी और को नजर नहीं आती। मिशकाली भी भारत माता के बुत को देख रही थी। जब इसने देखा कि भारत माता का बुत फिर से पत्थर बन गया है और बोल नहीं रहा, तो इसने सोचा कि अब इसे मंदिर से निकलकर काल कोठरी को ढूंढना चाहिए जहां इमरान कैद है। इतना सोचने के बाद मिशकाली ने वापसी के लिए कदम उठाया कि फिजा में एक औरत का तेज कहकहा गूंजा। अचानक भारत माता जिंदा होकर मिशकाली के सामने आ गई। मिशकाली जल्दी से पीछे हटी। भारत माता ने मिशकाली की आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डाली और अपने हाथ वाला नेजा उठाकर जोर से मिशकाली पर फेंका। मिशकाली के सीने में आकर ये नेजा लगा और नीचे गिर पड़ा। मिशकाली जख्मी तो न हुई, लेकिन इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो नीचे गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही मिशकाली ने महसूस किया कि इसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया है। वो अपने हाथ पांव तक नहीं हिला सकती थी, अपनी आंखों की पलकें भी नहीं झपक सकती थी। ऐसी हालत मिशकाली की पहले कभी न हुई। इसने मराकबे से काम लेना चाहा, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि वो आंखें बंद करती, मगर मिशकाली की आंखें बंद नहीं हो रही थी। इसकी आंखें पत्थर की हो गई थी। इसके बावजूद मिशकाली देख सकती थी, सोच सकती थी, सुन सकती थी। इसे भारत माता की चीख की आवाज सुनाई दी। भारत माता ने चिल्लाकर कहा, गुंजाल यहाँ आओ। मैंने भारत माता की सबसे बड़ी दुश्मन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जासूसा लेडी कमांडो को पत्थर बना दिया है। दोनों पुजारी कोठरियों में से घबराए बाहर निकलकर भारत माता की तरफ बढ़े। भारत माता ने जमीन पर पड़ा हुआ अपना नेजा हाथ में उठाकर बुलंद किया। पुजारी गुंजाल ने कहा, ये है वो औरत जिसका नाम मिशकाली है, जो भारत की दुश्मन पाकिस्तान की दोस्त है, मगर मैंने इसे हमेशा के लिए पत्थर बना दिया। अब इसे उठाकर समंदर के दरमियान में जाकर गिरा दो, जहां से कभी बाहर नहीं आ सकेगी। भारत माता ने एक बुलंद मकरू कहकहा लगाया और गायब हो गई। पुजारी गुंजाल ने दूसरे पुजारी से कहा, रतवान चलो भारत माता के हुक्म को पूरा करें, इसे उठाकर समंदर में फेंक देते हैं। मिशकाली पत्थर का बुत बनी सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, मगर अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती थी। पुजारी गुंजाल और रतवान ने पत्थर की मिशकाली को उठाया और पुराने मंदिर के पीछे ले गए। यहाँ एक रेडी पर मिशकाली के बुत को डाला और रेडी को खींचकर समंदर किनारे ले आए। एक तरफ पुजारी गुंजाल की छोटी सी कश्ती समंदर में मौजूद थी। उन्होंने मिशकाली को कश्ती में डाला, कश्ती को चलाकर समंदर में रवाना हुए। जब कश्ती समंदर के दरमियान पहुंची तो गुंजाल और रतवान पुजारियों ने मिशकाली के बुत को उठाया और जय भारत माता का नारा बुलंद करके समंदर में इसे फेंक दिया। मिशकाली पत्थर का बुत बनी समंदर की लहरों में नीचे ही नीचे गिरती चली गई, यहाँ तक कि समंदर की गहराइयों में एक जगह रेत पर आकर पड़ गई। मछलियां तेजी से मिशकाली के बुत की तरफ बढ़ी। मछलियां इसे मुर्दा इंसान समझकर खाने की कोशिश करने लगी, मगर जब पता चला कि ये पत्थर का बुत है तो मछलियां इधर उधर चली गईं। मिशकाली को हम समंदर की गहराइयों में छोड़कर इमरान की तरफ चलते हैं। इमरान को जब भारतीय जासूस के चीफ जेडी के हुक्म से बेहोशी के आलम में एक काल कोठरी में फेंक दिया गया था, तो कुछ देर के बाद इमरान को होश आया। इसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। इसका जिस्म दुख रहा था। यहाँ कैद खाने में डालने से पहले इमरान के हाथ खोल दिए गए। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। इसने हाथों से अपने सर दबाया और उठकर बैठ गया। अंधेरे में आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। अब इसे पता चला कि वो एक 4 दीवारी में बंद है, जिसकी दीवारों पर ना तो कोई खिड़की है न रोशनदान। इमरान ने अपने कपड़ों की तलाशी ली। इसके पास जो चाकू और नकदी थी वो चीफ जेडी के आदमियों ने छीन ली। इमरान ने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। इसने दीवारों को टटोल कर देखा। दीवारें पत्थर को जोड़कर बनाई गई थी। किसी तरफ से काल कोठरी में हवा जरूर आती थी, मगर ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये ताज़ा हवा कहाँ से आ रही है। हवा में समंदर के पानी की नमी और खास बू थी। इमरान इतना समझ गया कि इसे समंदर में किसी जगह फेंका गया है। इमरान को इस हकीकत का पूरा एहसास था कि अब इसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। भारत के जासूसों के गिरोह के चीफ पर यह भेद खुल गया था कि इमरान पाकिस्तानी जासूस है। चुनाचे सबसे पहले इससे पूछगछ करके इससे मालूमात हासिल करने की वो कोशिश करेगा। इसको अजियतें देगा। इसके जिस्म को आग से दागा जाएगा। इसके नाखून चाकू से उखाड़े जाएंगे। अगर फिर भी इमरान ने कुछ न बताया तो इसको अजियतें दे देकर हलाक कर दिया जाएगा। यही वजह थी कि इमरान ने दिल में फैसला किया कि वो अजियतनाक मौत मरने से पहले आज़ादी हासिल करने और वहां से फरार होने की कोशिश करेगा। इमरान को मिशकाली का बार बार ख्याल आता वो कहाँ है और इसकी इस हालत से बेखबर क्यों है। वो इसकी मदद को क्यों नहीं आई। इमरान को क्या मालूम कि खुद मिशकाली पत्थर का बुत बनकर समंदर की तह में पड़ी है और इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर इमरान को शहजादी शगुफा का ख्याल आने लगा। वो इसकी मदद को क्यों नहीं आई। अब भी अंधेरे में दीवारों को इमरान टटोल रहा था कि शायद किसी जगह बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन इसे अंधेरे में बाहर का कोई रास्ता न मिला। वो बैठ गया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा कि शायद जब सूरज निकले तो रोशनी इसे कहीं नजर आए। इसे मालूम था कि वो रात के वक्त चीफ जेडी की कोठी पर गया था और अभी सुबह होने में देर थी। बैठे बैठे इसको नींद आ गई और वो सो गया। जब इसकी आंख खुली तो दीवार में से एक जगह से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इमरान जल्दी से उठकर दीवार के पास गया। इसने देखा दिन की रोशनी की एक लकीर दीवार में से आ रही है।
इमरान ने इसे धकेला तो वो दरवाजा था जो बाहर से खुला था। इमरान का हौसला बढ़ गया। वो खुश हुआ कि अब वो वहाँ से फरार हो सकेगा। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया तो इसे समंदर की मौजों की आवाज़ आई जो पत्थरों से पैदा होती थी। दरवाजे के आगे दिन की रोशनी में एक पत्थर का रास्ता बना था जो घूमकर एक तरफ को जाता और ऊपर खुला आसमान था। धूप चमक रही थी। इमरान लपक कर बाहर आया तो इसका दिल डूब सा गया। इसके सामने दूर तक खुला समंदर था। वो पथरीले रास्ते पर बाएं की तरफ घूमा तो इस पर यह भेद खुला कि इसे खुले समंदर के बीच में एक चट्टान पर बनी कोठरी में बंद कर दिया गया है। ये कोठरी एक छोटे से मीनार की शक्ल की थी जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर था, जिसमें शार्क मछलियां इधर उधर तैर रही थीं। शार्क मछलियों के उस्तरे से ज्यादा तिकोन फल समंदर से बाहर निकले हुए थे। इमरान सर पकड़कर बैठ गया। इंडियन तकरीबकारों के गिरोह का चीफ जेडी इतना अहमक नहीं था कि इमरान को किसी ऐसी जगह बंद करके दरवाजा खुला रखता जहां वो आसानी से फरार हो जाता। वो समंदर में तैरकर भी फरार नहीं हो सकता था। समंदर में खूंखार शार्क मछलियां चारों तरफ घूम रही थीं। अगर वो समंदर में छलांग लगाता तो 1 सेकंड के अंदर अंदर शार्क मछलियां इसकी डिक्का बोटी कर देती। इमरान वहां मीनार की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब जबकि मिशकाली भी इसके हाल से बेखबर है, कोई इसकी मदद को नहीं आ रहा, तो इसे क्या करना चाहिए। जेडी के आदमी यहाँ इससे पूछगछ करने और इसको अजियत देने किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। इसकी चीखें सुनने वाला भी कोई ना होगा। इमरान को इस समुद्री मीनार में पूरा दिन गुजर गया। भूख और प्यास से इसका बुरा हाल था, मगर वहाँ कोई न आया। वो समझ गया कि चीफ जेडी इसे कुछ रोज भूखा प्यासा रखना चाहता है। जब वो भूख प्यास से मरने के करीब होगा तो इससे पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। इमरान ने दिल में तय कर लिया कि भूख प्यास से दम तोड़ देगा, मगर पाकिस्तान दुश्मन जेडी को पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बताएगा। सूरज समंदर में गुरूब हो गया। शाम हो गई। फिर चारों तरफ समंदर में रात का अंधेरा छा गया। इमरान कोठरी में आकर फर्श पर लेट गया। प्यास से इसकी जबान सूख कर लकड़ी बन गई। हलक में कांटे पड़ गए। भूख से अंतड़ियां दर्द करने लगी, मगर वो बेबस था। वहाँ इसे पानी और खाना देने को कोई भी मौजूद न था। इमरान को पानी पिए और कुछ खाए सारी रात गुजर गई। अब दिन भी गुजर रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके नीम रोशन पथरीली कोठरी में खामोश बैठा यही सोचता रहा कि यहाँ से निकलने की क्या तरकीब हो। इसे एक आवाज सुनाई दी। इमरान के कान खड़े हो गए। ये मोटर बोट की आवाज थी। एक ऐसी कश्ती आ रही थी जिसमें इंजन लगा था, जिसको स्टीमर भी कहते हैं। इमरान को ख्याल आया कि चीफ जेडी अपने आदमियों के साथ इस पर तशद्दुद करने, अजियत देने आ रहा है। इमरान जल्दी से कोठरी से निकलकर छोटे से समुद्री मीनार की दूसरी तरफ ढलान पर आकर पत्थरों में छुप गया। इसने सोचा शायद इसी तरीके से इसकी जान बच जाए। चीफ जेडी कोठरी खाली देखकर यही समझेगा कि इमरान ने समंदर में छलांग लगा दी और शार्क मछलियों से हड़प कर गई। अगरचे इमरान को यकीन था कि जेडी इतना बेवकूफ नहीं, वो मीनार के चारों तरफ इसे तलाश करेगा और वो पकड़ लिया जाएगा। फिर भी इमरान ने डूबते को तिनके का सहारा के मुताबिक इस अमल को करना जरूरी समझा। जहां वो पथरीली चट्टानों के पीछे छुपा था, वहां समुद्री लहरों का पानी इसके पांव से आकर टकरा रहा था। सामने दिन की रोशनी में समंदर साफ नजर आ रहा था। इसने देखा एक मोटर बोट छुक छुक करती इस वीरान समुद्री मीनार की तरफ आ रही थी। जब मोटर कश्ती मीनार की चट्टानों के करीब आई तो इमरान ने देखा कश्ती में 6-7 आदमी थे। इनके दरमियान एक औरत सहमी बैठी थी। औरत के हाथ बंधे हुए थे, मुंह पे कपड़ा बंधा था। इन आदमियों में इमरान को जेडी चीफ की शक्ल नजर न आई। वो समझा कि जेडी के आदमी ही होंगे और किसी अगवा की लड़की को भी वहां कैद में डालने आए होंगे। इमरान चट्टान के पीछे छुपा रहा। मोटर बोट चट्टानों के साथ आके खड़ी हुई। 3 आदमी कश्ती में बंधी कैदी औरत को घसीट कर बाहर लाए। फिर पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर इस कोठरी में दाखिल हुए जहाँ थोड़ी देर पहले इमरान बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। एक आदमी कश्ती से एक पीतल की सुराही और टोकरी ले आया। दूसरे आदमी ने जो कश्ती में खड़ा था चिल्लाकर कहा, इसे कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगाओ, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो इसकी अक्ल अपने आप टिकाने आ जाएगी, जल्दी करो। शार्क मछलियां बार बार कश्ती की तरफ बढ़ रही थीं, जिनको कश्ती में खड़े आदमी लंबे लंबे निजों से दूर भगाते। कैदी औरत को कोठरी में बंद करने के बाद बाहर से ताला लगाने के बाद वो लोग मोटर बोट में सवार होकर वहां से चले गए। इमरान कुछ और ही समझ रहा था, बात कुछ और निकली। ये जेडी के आदमी नहीं थे बल्कि गुंडे बदमाशों का कोई और गिरोह था जो एक औरत को अगवा करके अजियत देने के लिए इसे इस वीरान समुद्री मीनार में बंद करके चले गए। इमरान ने पीतल की सुराही और टोकरी अंदर जाते देख ली थी। इसको यकीन था सुराही में औरत के लिए पानी और टोकरी में खाने को जरूर कोई सामान होगा, क्योंकि ये लोग औरत को मारना नहीं चाहते थे। वो लोग इसे जिंदा रख कर अपनी मर्जी के मुताबिक इससे कोई काम लेना चाहते थे। जब मोटर बोट समंदर में दूर निकल गई तो इमरान चट्टान के पत्थर के पीछे से निकलकर कोठरी की तरफ बढ़ा। कोठरी के पुराने दरवाजे पर ताला पड़ा था। इमरान जानता था कि अंदर जो लड़की कैद है इसका मुंह कपड़े से बांध दिया गया है, वो बोल नहीं सकेगी। इमरान एक पत्थर उठा लाया, इससे जोर जोर से ताले पर मारने लगा। थोड़ी देर में ताला टूट गया। इमरान ने दरवाजा खोला। सांवली सी लड़की कोठरी के कोने में बैठी सहमी नजरों से इमरान को देख रही थी। इसका मुंह कपड़े से बंद था, हाथ पीछे बंधे थे। इमरान ने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, घबराओ नहीं। इमरान ने आगे बढ़ के लड़की के हाथ खोले, मुंह पर बंधा कपड़ा भी उतार दिया। इमरान ने पहला सवाल ये किया कि क्या इस सुराही में पानी है। सांवली लड़की ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, हाँ। इमरान ने सुराही को उठाया और इसके साथ मुंह लगाकर खटाखट पानी पीने लगा। इसके बाद क्या हुआ? क्या इमरान इस मीनार से फरार हो सका या नहीं, ये जानने के लिए सुनिए जिल्द नंबर 6।